हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में। यस, सबको बहुत अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू लेने वाले सबका इंटरव्यू होता है या फिर वो लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है वो डिटेल में होने वाली है, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल्स में शेयर करूँगी। यस, मैंने इंटरव्यू फेस किया है, वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू। वीज़ा के लिए मैंने एप्लीकेशन किया था, बायोमेट्रिक दिया था और उसके बाद मुझे वीज़ा इंटरव्यू के लिए मेल आया था। तो ये इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या पूछते हैं, क्या आंसर करना चाहिए, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। ये थोड़ा लंबा वीडियो हमारा होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ना अभी तक वीज़ा इंटरव्यू नहीं हो रहे थे। जहाँ तक मैंने सुना है लास्ट 3 ईयर से तो बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं हो रहे थे यूके के लिए। यूके में वीज़ा इंटरव्यू नहीं हो रहा था, सिर्फ यूनिवर्सिटी जी जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती थी। बट अभी लास्ट सितंबर इनटेक में 100 में से कोई एक स्टूडेंट का आया होगा। वो भी कुछ रीजंस होगा, डॉक्यूमेंट्स या बैंक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं लगाया होगा, या फिर कुछ डेट में प्रॉब्लम की है, या फिर जो वेरीफाई करने के लिए वो लोग मेल करते हैं बैंक में या फिर कुछ फ़ोन करते वो नहीं उठाया होगा, इस रीज़न से उनका रिजेक्ट हुआ था या फिर उसका कुछ हुआ था। इंटरव्यू तो नहीं हुआ था, वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। ये केस हुआ था सितंबर इनटेक के लिए, जहाँ तक मेरा रिसर्च है यही हुआ था। और मैं अभी बात करूँ, इंटरव्यू अभी जैन इनटेक के लिए स्टार्ट हुआ है। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ। 2 स्टूडेंट के बारे में मुझे पता है, तीसरी मैं हूँ। मेरा भी इंटरव्यू हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। कल मुझे, आज हमारी डेट है 3 अक्टूबर, सॉरी नवंबर, या आज की डेट है 3 नवंबर 2022। एंड कल मुझे मेल आया था 2 नवंबर 2022 को दोपहर के 3 बजे। ठीक है, 3 PM को मेल आता है मुझे कि आपको, मुझे उससे पहले कोई भी मेल नहीं आया था कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा कोई भी मेल नहीं आया था। डायरेक्ट मुझे मेल आया कि आपका वीज़ा इंटरव्यू है, इस डेट को है, आपको मेल करना है अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो। अगर कोई भी रीज़न से हम वो इंटरव्यू नहीं फेस करते हैं, कोई टेक्निकल इश्यू है, तो हमें वीज़ा एम्बेसी में खुद जाके इंटरव्यू देना पड़ सकता है। अगर ये कुछ हुआ तो फिर मेरा क्या केस था, मेरा प्रायोरिटी वीज़ा था और मैंने 28 को मैंने वीज़ा लगाया था। 28 अक्टूबर को मैंने वीज़ा लगाया था अपना प्रायोरिटी पे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए थे जो भी नेसेसरी होता है। उसके बारे में मैंने वीज़ा एप्लीकेशन वीडियो भी बनाया था, तो वो वीडियो आप देख लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सही था, यही डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं। बट क्या रीज़न हो सकता है इंटरव्यू के, वो मैं बताती हूँ, जिसका ना कोई गैप नहीं है। एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2022 में ही उन्होंने कंप्लीट किया है अपना जो स्टडी है वो, और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने अप्लाई कर दिया है मास्टर के लिए, यूके के लिए। तो इसका ये स्ट्रेट हो गया, और फिर कोई नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, रिजल्ट क्लैरिफाई, कोई गैप नहीं है, और कैश लेटर भी है, जेन्युइन है, और ये फिर बैंक स्टेटमेंट भी बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो उनका अभी वीज़ा आ रहा है, स्टैंडर्ड वीज़ा भी आप लगा लो तो 2-3 दिन में आ जाता है। स्टैंडर्ड वीज़ा की बात कर रही हूँ, जो 15 दिन लेता है वो 2-3 दिन में अभी आ रहा है। दैट इज़ ट्रू, मैंने देखा है, बहुत केस ऐसे आए हैं। और स्टैंडर्ड वीज़ा 2-3 दिन में आ रहा है, और प्रायोरिटी जिन्होंने लगाया उसके भी 3 या 4 दिन में आ रहे हैं। बट प्रायोरिटी वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि वो लोग इंटरव्यू नहीं लेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो वो इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे अब मेरे केस में ये नहीं लगा था कि इंटरव्यू आएगा, क्योंकि मैंने सारे एफिडेविट वगैरह भी अटैच किए थे। अभी क्या रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरव्यू किस रीज़न से उन्होंने लिया होगा। द फर्स्ट रीज़न इज़ मैं मैरिड हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि डिपेंडेंट वीज़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है या फिर क्लोज्ड होने वाला है, कुछ भी मतलब ऐसी अफवाहें है, ऐसा कोई रूल अभी तक आया नहीं है।
बट मे बी ये रीज़न हो सकता है कि मैं अपने डिपेंडेंट के साथ एप्लीकेशन मैंने नहीं किया है, बट मैं अपने डिपेंडेंट के साथ आने वाली हूँ। ये वो लोग सोच रहे होंगे कि इनको पूछते हैं घुमा फिरा के, अगर ये हाँ बोल दे कि डिपेंडेंट के साथ आने वाले हैं या नहीं आने वाले, तो ये रीज़न हो सकता है कि मैं मैरिड हूँ। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि मेरी सरनेम चेंज हुई है। जैसे मेरी शादी वाली जो सरनेम थी उसके बाद मेरा नाम चेंज हुआ है, शादी के बाद मेरी सरनेम डिफरेंट है। तो मेरे जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें नाम सारे में अलग है, और पासपोर्ट है और शादी के बाद का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरे नाम डिफरेंट है। तो इनको ये भी लग सकता है कि ये बंदा एक ही है या नहीं है, ये जेन्युइन है, कोई एक बंदा है। मतलब उनको ये मेरी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन साइड में रख दी और उनको ये लगा होगा कि चलो इसका इंटरव्यू लेके ही क्लियर करते हैं कि केस क्या है इनका। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि मैंने मैरिज एफिडेविट का हो गया और वो हो गया, या मेरा एजुकेशन गैप है, मेरा एजुकेशन गैप 5 इयर्स का है। तो अभी लोग पूछेंगे कि या लास्ट इनटेक में जिसका 10 साल का 12 साल का भी गैप था उनको भी वीज़ा आ गया, साथ में डिपेंडेंट के साथ में अप्लाई किया, फिर भी उनका वीज़ा आ गया, तो आप में ही क्यों इंटरव्यू आया। देखो, इंटरव्यू रैंडमली होता है, लास्ट इनटेक में नहीं हुआ था, बट इस इनटेक में उन्होंने स्टार्ट किया है ना। तो अभी ये स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, अभी वीज़ा अप्लाई करना चालू किया है जनवरी इनटेक के लिए। तो ये मेरा पहला केस है, तो आपको मतलब रेडी रहना है कि आपको भी आ सकता है, आपको सिर्फ प्रिपेयर्ड रहना है। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न नहीं है, फिर भी उनको ये लगता है कि उसको एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए इंटरव्यू के रीजंस कि किस रीजन से इंटरव्यू आ सकता है। अगर हम बात करें इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है, तो देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ, बाकी किसी का हुआ नहीं है, 2-3 का हुआ है, उसके साथ मतलब ठीक से बात नहीं हुई कि क्या पूछा था कैसे हुआ, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। यही आप लोगों को पूछो ये भी ज़रूरी नहीं, बट मोस्टली मुझे ये लगता है कि उनको ना सिर्फ डाउट जो उनके होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। जो भी हमने एप्लीकेशन में लिखा है वही हम बोल रहे हैं या नहीं, वो सिर्फ क्लियर करना होता है। तो वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन में होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। मुझे इंटरव्यू में कोई भी मतलब ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन या ऐसा कुछ जो समझ में ना आए या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आए थे। जो भी क्वेश्चन थे जो हमने यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया है, या फिर जो भी कॉमन क्वेश्चन है वायु के वाई दिस कोर्स, वो वाले ही क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। और जो क्वेश्चन लिस्ट है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगी, बट ये मतलब ये कहना चाहती हूँ कि सिंपल सा इंटरव्यू है, बहुत इजी होता है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है, हम खुद से 1 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है कि यही आंसर होना चाहिए, या फिर वीज़ा इंटरव्यू आ गया तो आगे क्या होगा, मतलब मैं फेल हो जाऊंगी ये वो। मैं खुद इतनी डरी हुई थी। मेरा केस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, शुरू से लेके मुझे ये पहाड़ ऊपर चढ़ना उतरना ही कर पड़ा था। सिर्फ यूनिवर्सिटी का जो ऑफ़र लेटर था, कंडीशनल ऑफ़र लेटर, वो बहुत इजीली मिल गया था कि जैसे मैंने एप्लीकेशन की उन लोगों ने मुझे एक ही दिन में कंडीशनल ऑफ़र लेटर दे दिया था। बट उसके बाद जो भी मेरी हालत हुई है, उसके बाद जो मैंने फेस किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतना प्रॉब्लम किसी को आया होगा। कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद मैंने जो भी कंडीशंस थी वो सेम डे या उसके नेक्स्ट डे तक मैंने सबमिट कर दिया था। मेरा LOR का था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो यूनिवर्सिटी से मुझे मैंने लेके सबमिट कर ही दिया था। बट उन लोगों ने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया होगा कि ये स्टूडेंट आपका मतलब आपके वहाँ ही पढ़ा है, कैसा है, कुछ वेरीफाई किया होगा, बट उनके वहाँ कांटेक्ट नहीं हो पाया था। जैसे मैंने उसका मेल ID यूनिवर्सिटी का दिया था, तो उनके थ्रू यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई नहीं किया था। फिर मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से अपने जो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका कांटेक्ट, पर्सनली जो कांटेक्ट नंबर है वो लिखा और उसका पर्सनल मेल ID लिखा। तो उनके थ्रू उनका मतलब हो गया होगा, वेरीफाई हो गया होगा, तभी मेरा अनकंडीशनल आया। बट अनकंडीशनल इजीली नहीं आया। जब मैं एस्ट्रन यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, जब सबके 2 दिन में 3 दिन में अनकंडीशनल आ रहे थे,
तब अनकंडीशनल लेने में मेरा 15 डे प्लस हुआ था, मतलब 15 दिन के बाद भी अनकंडीशनल वो लोग मुझे नहीं दे रहे थे। बहुत सारे मेल किए, बहुत सारे कॉल, एजेंट के थ्रू भी बहुत सारे मैंने कांटेक्ट करवाए, बट अनकंडीशनल नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मुझे मेल आया कि आपका अनकंडीशनल ऑलरेडी आपके एमएपी अकाउंट में शो करेगा अभी, तो मैंने एमएपी खोला अपना एमएपी अकाउंट और उसमें मेरा अनकंडीशनल लेटर था, तब जाके रिलैक्स हुआ। बट नॉर्मल स्टूडेंट की जो प्रोसेस थी उससे मैं अलग थी। मतलब ये नहीं कि सबको यही प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती, कुछ कुछ स्टूडेंट रैंडम जो मेरी तरह होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनकंडीशनल आने के बाद भी मेरा इजी नहीं था। एस्ट्रॉन यूनिवर्सिटी ने लास्ट इंटेक सितंबर इंटेक में कुछ स्टूडेंट का ही इंटरव्यू लिया था, मोस्टली नहीं लिया था, ना के बराबर में बोलूँ तो ही था। बट इस इंटेक में इंटरव्यू लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, सभी स्टूडेंट का कंपलसरी इंटरव्यू हुआ। और वो ठीक है, चलो सबका इंटरव्यू हुआ, मेरा भी हुआ, बट उसमें भी मुझे कॉम्प्लिकेशन हुई। जैसे सबको 24 आवर्स में, किसी को एक दिन में, किसी को 2 दिन में इंटरव्यू का आउटकम्स मिल रहा था, रिजल्ट मिल रहा था। उसमें भी मेरा 1 वीक से ज़्यादा गया, मुझे 1 वीक तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया। तभी मैं मतलब इतनी टेंस थी कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं रिजेक्ट हूँ, क्या मतलब रीज़न हो सकता है कि मुझे वो नहीं दे रहे हैं। तभी भी मेरा यही हाल था। फिर भी आ गया था मेरा, 1 वीक के बाद रिजल्ट आ गया था कि चलो मैं पास हूँ। बट फिर भी सब स्टूडेंट से मेरा कुछ केस अलग ही जा रहा था कि इनको 2 दिन में आ रहा है, इनको 3 दिन में आ रहा है, उससे ज़्यादा तो किसी का टाइम नहीं ले रहा है, मेरा 1 वीक से ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे भी मेरा वो केस कॉम्प्लिकेटेड था। चलो अभी इंटरव्यू का भी हो गया। उसके बाद मेरा क्या हुआ, कैश लेटर की बारी आई। तो कैश लेटर में भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आए। जैसे मैंने लोन लेटर बैंक से लेके लगाया था, तो उनका मेल आया कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो वीज़ा लगाने तक एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो उनको न्यू स्टेटमेंट चाहिए, न्यू कवर लेटर चाहिए। तो फिर मैंने सेम डे विदिन 5 मिनट्स अपना ऑनलाइन ई स्टेटमेंट निकाल के यूनिवर्सिटी को भेज दिया और वो चल गया था, मतलब उनके थ्रू कैश लेटर आ गया था। कैश लेटर आने में आफ्टर दिस सबमिशन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स, मुझे कैश लेटर आने में लगा था 13 डेज या 13 दिन लगे थे। उसके बाद कैश लेटर आया था एस्ट्रॉन यूनिवर्सिटी से। चलो मतलब मैं रिलैक्स हो गई कि कैश लेटर एक बार आ गया तो वीज़ा कंफर्म है, क्योंकि अभी तक यही सिचुएशन थी कि एक बार कैश लेटर आ गया तो वीज़ा इंटरव्यू नहीं होगा, वीज़ा अप्लाई करना है और विदिन अगर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आते हैं तो वो लोग मेल करते हैं, हम वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वीज़ा आ जाता है। तो मतलब टेंशन फ्री हो गई मैं कि चलो कैश लेटर आ गया, अभी वीज़ा डेफिनेटली आएगा। बट मेरा केस तो कुछ अलग ही जा रहा था, ये भी नहीं हुआ मेरे साथ। वीज़ा अप्लाई किया मैंने, बायोमेट्रिक दिया, और जब बायोमेट्रिक देने में मैंने अपनी प्रायोरिटी सर्विस ली थी, फिर भी प्रायोरिटी के टाइम पे नहीं आ रहे थे सबके। मतलब जिन्होंने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी उनके 2-3 दिन में आ रहे हैं, मेरे प्रायोरिटी 28 को किया था, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। और कल जाके मुझे मेल आ रहा है कि आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू का टाइम एंड शेड्यूल मुझे भेज दिया। मतलब कल से मैं इतनी टेंशन में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, किससे बात करूँ। मेरे एजेंट ने मेल देखा होगा और मुझे कॉल किया कि मैडम आपका इंटरव्यू आ गया है और हमें फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। मेरा एजेंट बहुत मतलब बहुत सही था, बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया इंटरव्यू में। मतलब उनको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बहुत अच्छे से हेल्प की। उनके बिना तो ये इंटरव्यू देना भी पॉसिबल नहीं था। जो भी मैंने इंटरव्यू में आंसर किए, कंफर्टेबल जो भी मुझे फील हुआ उनकी वजह से हुआ है, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि एजेंट ने मुझे कॉल किया कि हमें इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। तब लिटरली मैं बहुत नर्वस थी, नर्वस नहीं क्या बोलूँ, डरी हुई थी कि मतलब किसी का वीज़ा इंटरव्यू आया है ऐसा मैंने सुना भी नहीं था। मैं पहली थी जो मैंने सुना कल कि इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू आ रहा है। और मैं बिल्कुल भी वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि कुछ क्या पूछेंगे, मैं क्या प्रिपरेशन करूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बहुत डरी हुई थी, रात को मैंने नहीं खाना भी नहीं खाया था, ना रात को नींद आई थी, सुबह भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि आज मुझे 1 बजे इंटरव्यू देना था, 1 PM। और तब यूके के बजते हैं 7:30 मॉर्निंग के। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था। मतलब
इंटरव्यू के पहले तक का ये एक्सपीरियंस था। और जेन्युइनली आई नो कि किसी को भी ऐसे इनवाइट करते हैं वीज़ा के लिए तो किसी को भी रिलैक्स नहीं होता है। कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि चलो इंटरव्यू दे देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। डर लगता है, जेन्युइन है। क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू अभी तक नहीं था और हमारा ही स्पेशल केस अगर निकलता है कि किसी का नहीं आ रहा है, आपका आ रहा है, तो हमें डर लगता है कि ऐसा तो क्या होगा मेरी एप्लीकेशन में, क्या वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, कहाँ से क्या पूछेंगे, क्या आंसर करूँगी, मैं ठीक से दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। ब्रिटिश लोग हमें पूछते हैं, इंटरव्यू लेने वाला ब्रिटिश होता है, तो क्या वो लैंग्वेज मुझे समझ में आएगी नहीं आएगी, ब्रिटिश एसेंट हमने सुने नहीं होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था। बट एट द एंड जब मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूँ तो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया जितना इनका अच्छा गया वीज़ा एम्बेसी का। जो इंटरव्यू लेने वाला था वो मतलब एजेड था, उसके बारे में अगर मैं बताऊं। और सबको यही इंसान इंटरव्यू लेगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, सबको अलग अलग इंसान लेते हैं। कोई मतलब लेडी भी ले सकती है, मैन भी ले सकता है, कुछ कोई भी ले सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। मैं जो डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ, जो भी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो सेम ही हो। बट मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि वो एजेड था, मतलब उसकी अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 एज तो होगी ही। और लुक लाइक वो चाइना का था ऐसा मुझे लग रहा था। बट पता नहीं कहाँ से था। नेम भी उसका जो इंटरव्यू का मेल था उसमें दिख रहा था तो चिंग चांग चू टाइप का कुछ था, मुझे नहीं पता, वो नाम याद नहीं है। बट ऐसा ही कुछ नाम था, चाइना का जैसा होता है वैसे था, तो चाइनीज़ हो ऐसा मुझे लग रहा था। और जो वो बैठा था इंटरव्यू सामने लेने वाला, वो भी कोई एक मतलब कुछ बैकग्राउंड उसका नहीं था, बहुत ब्लैंक था, कुछ एक खाली रूम सा होगा उसमें इंटरव्यू ले रहा था। और क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, तो वो जब मैंने इंटरव्यू ज्वाइन किया, मीटिंग ज्वाइन की, ये इंटरव्यू जो होता है, सॉरी, ये जो इंटरव्यू होता है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम करके एप्लीकेशन है, उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की, अपना जो मेल आईडी जो मैंने जिससे मैंने एप्लीकेशन किया था वीज़ा एंड यूनिवर्सिटी के लिए, वही मेल आईडी मैंने उसमें लॉग इन किया एप्लीकेशन में, वही नाम से किया, वही सारा मैंने फिल करके। क्योंकि मेरा ये एप्लीकेशन कभी यूज़ नहीं हुआ था और मैं सिर्फ ये वीज़ा एम्बेसी के लिए ही डाउनलोड कर रही थी, तो मैंने वही किया कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, कि कनेक्ट ना हो, या मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने वही सेम ईमेल आईडी डाली थी अपनी और लॉगिन किया था। जब मेरा 1 बजे था, मैं लगभग 12:15 से वहाँ पे बैठ गई थी इंटरव्यू ओपन करके। बट एग्जिट 1 PM वो आए थे, अपना जो इंटरव्यू लेने वाला था वो 1 बजे ही ज्वाइन किया था। पहले वो बोला, उन्होंने मुझे बताया कि आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। फिर उन्होंने बोला कि मैं ये जो इंटरव्यू है मुझे वीज़ा एम्बेसी से भेजा गया है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए हैं और उनको ये इंटरव्यू कंडक्ट करना था और उन्होंने मुझे ये इंटरव्यू शेड्यूल भेजा है। इसका रिजल्ट और आउटकम्स मैं नहीं देने वाला, ये जो भी आप क्वेश्चन के आंसर बोलोगे वो टाइपिंग होगा और ये जो टाइप क्वेश्चन है वो वीज़ा एम्बेसी को वो सेंड करेगा और उसके बाद ही कुछ डिसीजन आएगा। ये सब उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया था। तब मैंने क्या किया था, सिर्फ हाँ 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 ऐसे ऐसे ही किया था और कुछ नहीं किया था। तो ये सारा उन्होंने डिटेल्स बताया था और ये बताया था कि उसका आउटकम्स तो वो नहीं देने वाले, सिर्फ इंटरव्यू लेंगे। और उन्होंने बोला कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे जो वो पूछेंगे और चेक करेंगे एप्लीकेशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही उन्होंने स्टार्टिंग में बताया। और फिर उन्होंने पूछा कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ के क्या है। सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन फर्स्ट उन्होंने पूछा था, ताकि मतलब हम ज़्यादा वो न हो जाए, स्टार्टिंग में वो इजी पूछते कि हम कंफर्टेबल फील करें। और जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत ही धीरे से पूछ रहा था। उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि आपको आंसर एकदम शांति से देने हैं, धीरे धीरे बोलना है, क्योंकि जो भी आंसर मैं बोलने वाली हूँ वो टाइप करेंगे तो उसको टाइपिंग स्पीड उतनी नहीं होती है जितना हम बोल लेते हैं। तो मुझे धीरे धीरे आंसर करना है और वो टाइप करेगा। टाइप करने मतलब मैंने सुना है कि टाइप करने वाला कोई अलग बंदा पीछे होता है, बट मेरे केस में ये नहीं था, वही आंसर क्वेश्चन पूछ रहे थे और वही टाइप कर रहे थे।
तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये था नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। तो मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी रिसर्च किया था अपना वो मैंने आंसर किया। और द थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि आपने यूके सिलेक्ट क्यों किया, आपने अदर कंट्री सिलेक्ट क्यों नहीं की। तो इसका आंसर मैंने दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन था उन्होंने ये पूछा था कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया और ये कोर्स आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कैसे मैच करता है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका फ्यूचर आउटकम्स क्या है, इसके बाद स्टडी के बाद आप क्या करना चाहते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थे कि हाँ आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है, आप करंटली वर्किंग हो या नहीं। तो मैंने इसमें ये बताया था कि मैंने अभी करंटली रिज़ाइन दिया है, जॉब लेफ्ट कर दी है 31 अक्टूबर को। और अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 2-3 दिन पहले ही मैंने रिज़ाइन किया है, ऐसा मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने बोला कि तब से क्या करूँ। मैंने बोला कि अभी मैं वीज़ा एप्लीकेशन की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, वीज़ा की वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो मैं अभी उसकी प्रिपरेशन में ही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, तो आपकी आफ्टर दिस कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या है। तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन सैलरी बताई कि मेरी एक्सपेक्टेशन सैलरी 18 to 25 lakhs है। एंड बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस जो है 5 years का यहाँ का है, प्लस यहाँ की मेरे पास मास्टर डिग्री है, और यूके से भी अगर मैं मास्टर डिग्री लेके आती हूँ तो मेरा मतलब प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये मैंने आंसर में दिया था। एक्सपेक्टेड सैलरी के बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि हाँ आपका स्पॉन्सर कौन है, मतलब आप अपना जो स्टडी है वो कैसे फाइनेंस कर रहे हो। तो मैंने उसमें आंसर किया था कि मेरे सेविंग अकाउंट में बैंक अकाउंट का नाम भी दिया था, बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें इतने पैसे हैं। मैंने इंडियन अमाउंट भी बताया था, पाउंड भी बताया था, और ये भी बताया था कि ये जो मनी है कुछ मेरी सेविंग्स है, कुछ मेरे हस्बैंड एंड मेरे इन लॉज जो है वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे, और ये सारा मैंने उसमें बताया था फाइनेंस सेक्टर में। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपके कोई किड्स है क्या, या फिर आपके कोई डिपेंडेंट है क्या। तो मैंने उसके आंसर में किया था नहीं मेरे कोई किड्स नहीं है, बट हाँ मेरे डिपेंडेंट है, बट उनका खुद का बिजनेस है, वो यहाँ पे वेल सेट है फाइनेंशियली, तो मैं सिर्फ अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये मैंने उसके आंसर में बोला था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ क्या पूछा था, या उन्होंने फ्यूचर अलग से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आफ्टर स्टडी आपका फ्यूचर गोल क्या है। तो मैंने बताया था कि आफ्टर स्टडी मैं यहाँ पे इंडिया वापस आऊँगी और अपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें ये रोल पे ये सैलरी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और ये काम करूँगी। उसके बाद मेरा ये प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान ही मेरा जो भी प्लान था मैंने वो बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा था। फिर हर क्वेश्चन ये जो हर क्वेश्चन होते हैं उसके बीच में वो गैप मिलता है, तो क्या होता है कि ये गैप में हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। बट ये वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ। वो जब टाइप करते हैं ना तो हम धीरे धीरे आंसर बोलते हैं कि यस माय नेम इज़ दिस, माय डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस। तो मतलब हम रिलैक्स रहते हैं, उतना नर्वसनेस नहीं होता, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हर क्वेश्चन के बीच में भी वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए वो स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आई थिंक लिखा होगा जो वीज़ा एम्बेसी ने भेजा है, तो वो आई एम सॉरी वीज़ा एम्बेसी ने जो भेजा है वो पढ़ के कुछ पूछ रहा था। तो वो पहले पढ़ता था वो इंटरव्यूअर जो था, और उसके बाद वो मुझे अपनी लैंग्वेज में वो पूछ लेता था कि वीज़ा एम्बेसी में शायद यही पूछा होगा कि वाई यूके, बट वो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ रहा था कि आपको ये मतलब कोर्स यहाँ पे ही क्यों करना है, ऐसा मतलब वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बता रहा था। तो उसमें हमें टाइम मिल जाता है, जब वो सोचता है, जब वो इंटरव्यूअर है वो टाइप करता है तो हमें उसमें टाइम मिल जाता है, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं, एक के बाद एक क्वेश्चन नहीं पूछते, तो हमें उतना मतलब बेनिफिट है ये इंटरव्यू में। और रही बात और कोई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट डन है। स्पॉन्सरशिप का हो गया, स्पॉन्सरशिप का पूछेंगे, बैंक में भी पूछेंगे कि आपके बैंक में कितने अमाउंट है, इंडियन रुपीज़ में भी बताना है, पाउंड में भी बताना है, और फिर अपने क्या बोलते हैं या अपना जो है एजुकेशन, वाई यूके, वाई दिस कंट्री, वाई नॉट अदर कंट्रीज, वाई दिस यूनिवर्सिटी, यस वो भी क्वेश्चन था कि आपने यही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है या कोई और भी यूनिवर्सिटी आपने देखी है। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में ये बताया था कि एस्ट्रोन ही मेरी फेवरेट थी, फर्स्ट प्रायोरिटी वही थी।
फिर मैंने ये भी बताया कि मैंने कंपैरिजन किया था, 2-3 यूनिवर्सिटी के नाम भी बताए और उसमें ये भी बताया कि क्या डिफरेंस था, तो मैंने एस्ट्रोन सिलेक्ट किया। तो ये सारा हमें थोड़ा डिटेल्स में बताना होता है और कुछ क्वेश्चन नहीं है। वाई दिस कोर्स, वाई दिस कंट्री, एंड आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, और इसके बाद आपका फ्यूचर आउटकम्स क्या है, स्पॉन्सरशिप। बस जो भी हमने प्रिपेयर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए किया है वही क्वेश्चन थे। बट द फैक्ट इज ये मुझे ज़्यादा इजी लगा क्योंकि इसमें टाइम मुझे मिल रहा था, ये प्लस पॉइंट मुझे लगा। जो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू होते हैं उसमें एक के बाद एक क्वेश्चन आते हैं, तो हम मतलब थोड़ा क्या पूछेंगे वो डर जाते हैं। इसमें मतलब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, चलो वो लोग जब तक टाइप करते हैं हम शांति से बैठ सकते हैं। तो ये था। एट द एंड उन्होंने मुझे ये पूछा था कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने बताया बहुत अच्छा रहा, अभी तक मैंने कभी वीज़ा इंटरव्यू नहीं दिया था, दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने ये बता दिया। फिर उन्होंने पूछा आपको कोई क्वेश्चन है क्या इंटरव्यू रिलेटेड या कोई और भी क्वेश्चन, तो मैंने पूछ लिया कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, गुड, एवरेज और वेरी गुड, मैंने 3 ऑप्शन दिए। तो उन्होंने बोला कि आपका जो इंटरव्यू था वो वेरी गुड था और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, बहुत स्माइली फेस के साथ इंटरव्यू दे रही थी। मैं अभी स्माइल नहीं कर रही हूँ, लोग मुझे पर्सनल में मैसेज भी करते हैं कि आप स्माइल क्यों नहीं करते हो। पता नहीं, ये वीडियो मतलब मैं बनाती हूँ बट थोड़ी सीरियस हो जाती हूँ, ट्राई करूँगी मैं स्माइली फेस के साथ बात करूँ। हाँ, तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप, मैं वहाँ पे इंटरव्यू में बहुत स्माइल के साथ, मतलब हर कोई क्वेश्चन पूछता था तो मैं स्माइल के साथ आंसर करती थी। तो उन्होंने ये भी बोला आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और बहुत स्माइली फेस के साथ आंसर कर रहे हो, तो मैंने थैंक यू भी बोल दिया उनको इस बात के लिए। और उन्होंने बोला कि आपके साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही, इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस आना। उन्होंने बोला कि चलो बाय। तो मैंने भी वेट किया जब तक उन्होंने स्क्रीन ऑफ नहीं किया तब तक। सो टोटली ऑल ओवर दिस इंटरव्यू वॉज शायद 8 to 9 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो नहीं लिया होगा। मतलब क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे किए डिटेल्स में। एकोमोडेशन के बारे में मैं भूल गई, एकोमोडेशन के बारे में भी पूछा था कि आपका क्या प्लान है, तो मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में प्रिफर करने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे यही मैंने अपना एड्रेस भी बताया कि मैं ये जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वहाँ पे रहने वाली हूँ, उसका मंथली रेंट इतना है और वीकली रेंट इतना है, और एड्रेस भी बताया था। तो उन्होंने मुझे फिर से पूछा कि ये स्टूडेंट एकोमोडेशन है या प्राइवेट एकोमोडेशन है, तो मैंने बताया कि स्टूडेंट एकोमोडेशन है और स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। तो उन्होंने बोला ओके ओके ग्रेट। तो ये सारा, कभी कभी वो मतलब बीच बीच में ये बोलते थे कि ग्रेट, वेरी गुड, ये ऐसा बोलते हैं, हमें सुनने का, सिर्फ मज़ा लेने का और कुछ नहीं करने का। एंड या तो यही था, इंटरव्यू बहुत इजी था। बट अभी भी मुझे बहुत सारी टेंशन है क्योंकि अभी तक मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया है। आप सब लोग मेरे लिए प्रे करो, प्रार्थना करो कि मेरा इंटरव्यू सही जाए। मुझे ये लग रहा था कि मतलब मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, तो अभी मतलब मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स है, आप वीडियो बनाते हो तो आपको एक कंटेंट की ज़रूरत थी, तो आप अगर खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो वो कंटेंट में मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। किसी का एक्सपीरियंस शेयर करो और खुद का करो तो थोड़ा मतलब वो अलग से हो जाता है। तो शायद इसीलिए भगवान जी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा कि चलो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लोगों की हेल्प करो। तो यही था बस इस वीडियो में। और कुछ जानना हो आपको तो आप कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंटरव्यू बहुत इजी है, अगर किसी का आ जाता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो कि कैसे करना है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं मतलब आपको हेल्प करूँगी, अपनी ओर से जितनी भी हो सकती है उतनी करूँगी। एंड वीज़ा इंटरव्यू अगर किसी का आता है तो मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत फील फ्री, आप मतलब जैसे बात करते हो ना सामने वालों से, अभी जैसे मैं वीडियो में बात कर रही हूँ वैसे ही उनके साथ करना है। मैं बता दूं कि मैंने इंटरव्यू से पहले बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के साथ बात करने के मूड में भी नहीं थी। बट इंटरव्यू स्टार्ट होते ही मेरे अंदर बहुत बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब बहुत फुली कॉन्फिडेंट थी मैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ा रखने का, तो उनको भी ये लगे कि चलो बंदा मतलब रिलैक्स है, उनको भी पूछने में मज़ा आए और आंसर देने में हमें भी मज़ा आए। तो ये था इंटरव्यू का। अभी आप सब लोग वेट करो मेरी नेक्स्ट वीडियो को, शायद उसी में मैं अपना इंटरव्यू डिक्लेयर कर दूँ कि क्या है।
होपफुली ये पास ही हो और मेरा वीज़ा वाला मेल भी जल्दी से आ जाए। ये इंटरव्यू के बाद नॉर्मली बीआरपी वाला मेल आता है या फिर इंटरव्यू एप्लीकेशन सक्सेसफुल का मेल आता है, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो बस मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरा भी रिजल्ट आ जाए और अच्छा ही आए, पॉजिटिव ही आए। आप सब लोगों की दुआ और प्रार्थना से मेरा अच्छा ही आएगा। एंड और कुछ इस एक्सपीरियंस जर्नी में कुछ बताने लायक है नहीं। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगी। ज़्यादातर अभी क्वेश्चन जो आते हैं वो एकोमोडेशन के रिलेटेड आते हैं कि आप उसमें कुछ हेल्प कर दो। तो मैंने व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करती रहती हूँ। अगर एकोमोडेशन का कोई भी मेरे पास लिंक आता है तो वो मैं हेल्प करती हूँ। बट इसके बारे में मैं, अगर किसी का कोई लिंक नहीं है, व्हाट्सएप से कनेक्टेड नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो कैसे एकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल्स वीडियो में, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बता दूंगी कि कौन सी वेबसाइट हम देख सकते हैं और कैसे हम डिपॉजिट करना है, नहीं करना है, एडवांस क्या सेफ है, कैसे फ्रॉड होता है, वो भी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एकोमोडेशन के बारे में बता दूंगी। और एक क्वेश्चन कुछ था कि आप बायोमेट्रिक का एक्सपीरियंस शेयर करो, तो उसका एक्सपीरियंस मैं जल्दी शेयर करने वाली थी, बट इस बीच में मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो बायोमेट्रिक वाला वीडियो नहीं बनाया। और बायोमेट्रिक का वीडियो भी बनाने वाली थी आज इंटरव्यू के बाद, सॉरी कल बनाने वाली थी, बट कल ही मेरा वो इंटरव्यू का मेल आ गया तो सारा प्लान जो है वो मेरा फेल हो गया। अभी आज मुझे लगता है कि अभी इंटरव्यू लेना स्टार्ट हुआ है तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक तो वैसे भी सबको पता ही है, सिर्फ थंब करना है, होता है, थंबनेल देना है और कुछ, सॉरी थंबनेल नहीं, मतलब फिंगरप्रिंट्स देनी है और फेस का फोटो लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी है नहीं उसमें। तो बट उनको मतलब डिटेल्स में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए इंटरव्यू ज़रूरी था। सो मैंने ये पहला बना दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी कि चलो आपको कुछ स्किप करना पड़े। तो वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आगे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और मैंने देखा जैसे मेरे आगे जो भी वीडियो थे उसमें लाइक कम आती है, व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, बट लाइक और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सिर्फ देख लेते लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगा कि लोग देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाऊंगी। अभी वीक में 1-2 आ रहे हैं तो ट्राई करूंगी कि हर एक दिन में 2 दिन में एक वीडियो आ जाए, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं बना दूँ। तो वीडियो को ज़्यादा अभी कुछ नहीं करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।